Hello everyone, welcome to UG CNET Gyan Computer Science. I am Jyoti Budhwar. Today we are discussing day 9 for the crash course for paper 2 Computer Science. So आज की क्लास में हम डे 9 के साथ अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट न्यू है जिसने डे 1 से लेके डे 8 तक की क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं अगर आप पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी क्रैश कोर्स फॉर पेपर 2 यूजी सीनेट, क्रैश कोर्स फॉर पेपर 2 कंप्यूटर साइंस। सो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्रैश कोर्स फॉर यूजी सीनेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस। इस प्लेलिस्ट को आप पूरा ज़रूर देख लें। अभी हमारे डे 8 तक ही कंप्लीट हुए हैं, आज हमारा बेसिकली डे 9 है। इससे पहले हम कुछ यूनिट्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आई होप वो क्लासेस आप सभी को बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर क्लास पसंद आती है देन आफ्टर क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। उसके साथ ही अगर आप में से कोई स्टूडेंट न्यू हैं देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार बोलते हैं कि मैम हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ पाती। सो अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आती है बेल आइकन को प्रेस करने के बाद भी तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है यूजी सीनेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, सबसे पहले अपडेशन वहीं पे मिलती है। ठीक है, तो जैसा कि आज हमारा डे 9 है, हमने ये जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था 30 डेज़ के लिए किया था और आज हमारा डे 9 है। ये क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो स्टूडेंट्स भी जो फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर 2 का पढ़ना चाहते हैं, पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का, उन सभी की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। सो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि लीफ नोड या इंटरनल नोड को कैसे काउंट किया जाता है। तो क्वेश्चन, सपोज आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, इफ़ ए स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री हैज़ एन लीफ नोड देन टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ नोड्स, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ नोड्स। ऑप्शन ए n+1, B 2n+1 and C 2n-1 and then D n-2। सपोज ये हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ट्री कैसा है, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, SBT मीन्स स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, उसके अंदर लीफ नोड कितने दिए हैं, n लीफ नोड। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उससे पहले पता होना चाहिए स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री का कंसेप्ट क्या होता है। तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री उस बाइनरी ट्री को बोलते हैं जहाँ पे हर एक नोड के या तो 0 चाइल्ड हो या तो 2 चाइल्ड हो। इफ़ बाइनरी ट्री इज स्ट्रिक्ट और फुल बाइनरी ट्री इफ एवरी नोड हैज़ either 0 child और 2 child, या तो उस नोड के 0 चाइल्ड हों या तो उस नोड के 2 चाइल्ड हों, उसी पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ नोड्स को हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। अब अगर हम एग्जांपल ले, सपोज ए बी, क्या ये हमारा स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री होगा, नहीं होगा। या तो 0 चाइल्ड होना चाहिए या तो 2 चाइल्ड होने चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 2 चाइल्ड होने चाहिए। सपोज हमने एक ये एग्जांपल लिया, क्या ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री का एग्जांपल है, यस। तो अगर हम यहाँ पे बात करें लीफ नोड कितने हैं, कितने नंबर ऑफ लीफ नोड हैं यहाँ पे, 1 2 एंड देन 3। कितने लीफ नोड हैं, 1 2 3, यानी कि n की वैल्यू क्या गिवन है, 3। लीफ नोड कितने हैं, 3। तो हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ नोड। अब छोटे एग्जाम्पल के लिए तो हम काउंट भी कर सकते हैं, 4 5। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आए हैं, 5। तो n की वैल्यू 3 पुट करके जिस भी ऑप्शन से आपका आंसर जो है 5 आता है, दैट मीन्स दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो n+1 3+1 4 नहीं होगा, 2n+1 यानी कि 2 × 3 + 1 7 नहीं होगा, 2 × 3 - 1 दैट मीन्स 6 - 1 5।
दिस इज करेक्ट ऑप्शन। एंड देन 3 माइनस 2 1, ये भी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा 2n-1 इन केस ऑफ अगर हमारे पास स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है और n लीफ नोड दिए हैं, n लीफ नोड दिए। ये हमने एक छोटे से एग्जांपल को इलेबरेट कर लिया n के टर्म्स में। आपको डायरेक्ट n के टर्म्स में क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल लें, उसके अकॉर्डिंग अपने नंबर ऑफ लीफ नोड निकालें, उसी के अकॉर्डिंग अपने टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालें, देन जो आपका आंसर आता है हिट एंड ट्रायल मेथड से आप उन ऑप्शंस में फिल करके निकाल सकते हैं, राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर यहीं पे आपसे पूछा होता इंटरनल नोड कितने होंगे, इंटरनल नोड, तो इंटरनल नोड हमारे कितने हैं यहाँ पे 1 2, इंटरनल नोड 2 ही हैं, तो मे बी n-1 अगर उस टर्म में पूछे, n की टर्म में पूछे तो मे बी यहाँ पे n-1 हो सकता है। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। सपोज इसी टाइप का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ ए स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री हैज़ n इंटरनल नोड, वहाँ पे क्या था n लीफ नोड, यहाँ पे क्या है n इंटरनल नोड। अगर n इंटरनल नोड हैं तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे उसी क्वेश्चन से भी आइडेंटिफाई कर सकते थे। सपोज n+1 एंड देन 2n+1 2n-1 एंड देन dn-2, सपोज ऑल ऑप्शंस आर सेम। अब यहाँ पे क्या कहा है, जो हमारे नंबर ऑफ नोड्स हैं, इंटरनल नोड्स हैं, वो कितने हैं n। यहाँ पे हमें लीफ नोड नहीं पता, क्या नहीं पता, लीफ नोड नहीं पता। सपोज सेम अगर हम जनरेट करना शुरू करें स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, सेम एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे इंटरनल नोड कितने हैं 1 2, इसमें भी कितने थे इंटरनल नोड 1 2, जो कि हमारा कैसे आया था, क्योंकि लीफ नोड कितने थे 3-1 2, यानी कि इंटरनल नोड कितने होते हैं n-1। किस केस में, जब हमारे पास n लीफ नोड हैं, n लीफ नोड हैं तो n-1 इंटरनल नोड होते हैं। तो यहाँ से हमारा आइडिया हमें पता चल रहा है कि हमारे अगर n नंबर ऑफ इंटरनल नोड हैं, n क्या है इंटरनल नोड। अब यहाँ पे इंटरनल नोड्स कितने दिए हुए हैं 2, और अगर हम बात करें लीफ नोड की, तो लीफ नोड कितने हैं यहाँ पे 1 2 3, यानी कि क्या हम लिख सकते हैं कि अगर n इंटरनल नोड हैं तो लीफ नोड कितने होंगे n+1, मीन्स 2 + 1 दैट 1 इज 3। और अगर सेम टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालें, टोटल नोड्स निकालें तो कितने होंगे 3 + 2 5। अब 5 किस ऑप्शन से आएगा, 5 किस ऑप्शन से आएगा 2n+1 से आएगा। 2n+1 से क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल नोड n की वैल्यू क्या है 2, 2 × 2 + 1 दैट इज़ 5। अगर 2 × 2 -1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, फॉल्स रहेगा। एंड देन 2 + 1 करेंगे 3, ये भी फॉल्स रहेगा, और 2 - 2 0, ये भी फॉल्स रहेगा। सो राइट आंसर 2n+1 किस केस में होगा, जब हमारे पास n नंबर ऑफ इंटरनल नोड है, और 2n-1 किस केस में होगा, जब हमारे पास 2n-1 किस केस में होगा, जब हमारे पास n लीफ नोड हैं। कितने हैं n लीफ नोड। सो ये पॉइंट याद रखना है, बहुत बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कल हमने लास्ट क्लास में डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम, ट्री ट्रैवर्सल। तो ट्री ट्रैवर्सल का मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था आप सभी को, जो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उसी को थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो में भी आपसे कोई भी ट्रैवर्सल सीक्वेंस पूछ सकता है, प्री ऑर्डर पूछ सकता है, इन ऑर्डर पूछ सकता है, या फिर पोस्ट ऑर्डर पूछ सकता है, ठीक है। उसके साथ ही अगर आपसे सपोज कोई भी 2 ट्रैवर्सल सीक्वेंस देके आपसे किसी तीसरी सीक्वेंस को पूछे कि वो क्या होगी, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। दैट मीन्स अगर हमें कोई बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, तो सपोज़ अगर हमारे पास प्री ऑर्डर सीक्वेंस दी हुई है, प्री ऑर्डर सीक्वेंस दी हुई है ABDECFG, एंड देन इन ऑर्डर दिया हुआ है DBEAFCG, तो हमें बताना है पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर क्या होगा। किस फॉर्म में पूछेगा, या तो प्री और इन ऑर्डर देगा देन पोस्ट ऑर्डर पूछेगा, या फिर पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर देगा देन प्री ऑर्डर पूछेगा। कभी भी प्री और पोस्ट देके इन नहीं पूछेगा,
क्योंकि बिना इन ऑर्डर के हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन से नंबर ऑफ नोड्स हमारे लेफ्ट चाइल्ड में लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होंगे, कौन से नंबर ऑफ नोड्स हमारे राइट सब ट्री का पार्ट होंगे। सो प्री ऑर्डर की सीक्वेंस से हमें क्या पता चलता है, फर्स्ट जो नोड होता है वो हमारा क्या होता है, रूट नोड, एंड देन लेफ्ट पार्ट एंड देन राइट पार्ट। और इन ऑर्डर की सीक्वेंस से हमें क्या पता चलता है, सबसे पहले वाले जो नोड्स होंगे वो लेफ्ट सब ट्री होंगे, एंड देन बिल्कुल मिडल में हमारा रूट नोड होगा, और लास्ट वन इज राइट नोड होगा। तो ए को देख के हमें पता चल रहा है कि ए क्या है, हमारा रूट नोड है। ए क्या है, रूट नोड है। आप ट्री को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करेंगे जैसे ही आपको रूट नोड का पता चलेगा, क्योंकि कुछ नोड्स उसके लेफ्ट सब ट्री में होंगे, कुछ नोड्स उसके राइट सब ट्री में होंगे। तो बी डी ई या फिर सी एफ जी, हमें नहीं पता इनमें से कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है। अब ये कैसे पता चलेंगे कौन सा लेफ्ट है राइट है, इन ऑर्डर में देखो ए कहाँ पे है, इन ऑर्डर में ए कहाँ पे है, बिल्कुल सेंटर में है। यानी कि ए से पहले, ए क्या है, हमारा रूट नोड, ए से पहले क्या होंगे, लेफ्ट सब ट्री के नोड्स, और ए के बाद क्या होंगे, राइट सब ट्री के नोड्स। यानी कि डी बी ई, यानी कि ये जो 3 नंबर ऑफ नोड्स हैं ये हमारे लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होंगे, और एफ सी जी यानी कि सी एफ जी ये हमारे राइट सब ट्री का पार्ट होंगे। ठीक है, अब इसके बाद यानी कि दोबारा से प्री ऑर्डर पे जाएंगे, और जो सबसे फर्स्ट नोड है उससे क्या पता चलता है कि बी क्या होगा, लेफ्ट सब ट्री का एज ए रूट नोड होगा। अब डी कहाँ आएगा, ई कहाँ आएगा, वो पता चलेगा इन ऑर्डर से। बी हमारा क्या है, लेफ्ट सब ट्री का रूट नोड, बी से पहले डी यानी कि लेफ्ट होगा, बी के बाद ई यानी कि राइट होगा। सेम अगर हम बात करें सी की, तो सी हमारा राइट सब ट्री का रूट नोड होगा, सी। और इन ऑर्डर से क्या पता चलता है, एफ इसका लेफ्ट सब ट्री होगा, और जी इसका राइट सब ट्री होगा। तो ये हमारा जो ट्री है वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब एग्ज़ाम में कोई भी सीक्वेंस पूछ ले आप इजीली बना सकते हैं। अगर आपको कोई 2 सीक्वेंस दी हैं और आपने उसकी हेल्प से ट्री को जनरेट कर दिया। पूछा क्या है, पोस्ट ऑर्डर, तो पोस्ट ऑर्डर के लिए हमने क्या शॉर्ट ट्रिक अप्लाई की थी, हमें क्या करना है, सिर्फ आपको एक बाउंड्री याद रखनी है, ये बाउंड्री बनाते जाना है। और किस तरीके से बाउंड्री बनाना है, बाउंड्री बनाते बनाते जब हमारी बाउंड्री सबसे पहले जिस भी नोड के राइट में आएगी, पोस्ट ऑर्डर के लिए क्या याद रखना है, राइट। जब भी हमारी बाउंड्री ट्रेवर्स करते करते जिस भी नोड के सबसे पहले राइट में आएगी उसको हम नोट डाउन करेंगे, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर नोड हमारा ट्रेवर्स हो चुका है। देन डी के बाद फिर से ट्रेवर्स किया, एंड देन ई के राइट में पहुंची तो ई हो चुका है, एंड देन बी के राइट में आई तो बी भी हमारा ट्रेवर्स हो चुका है, एंड देन फिर से मूव किया एफ के राइट में आई तो एफ हमारा ट्रेवर्स हो चुका है, एंड नेक्स्ट वन इज़ जी के राइट में आई तो जी ट्रेवर्स हो चुका है, एंड देन सी के राइट में आई तो सी ट्रेवर्स हो चुका है, एंड लास्ट वन इज़ ए के राइट में आई, दैट मीन्स ए नोड भी हमारा ट्रेवर्स हो चुका है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 सारे के सारे नोड्स ट्रेवर्स हो चुके हैं, और ये हमारी कैसी सीक्वेंस है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस है। कैसी सीक्वेंस है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस। तो आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, मे बी आपको पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर दे के प्री ऑर्डर पूछ सकता है। तो अब आप जो है बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी सीक्वेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। ट्री को भी जनरेट कर सकते हैं, मे बी आपसे ट्री जनरेट करने के लिए पूछा जा सकता है। सो अगर जिस भी तरीके से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए आप उस क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, जो हमारा बाइनरी सर्च ट्री होता है, बाइनरी सर्च ट्री, BST मीन्स बाइनरी सर्च ट्री। सो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर कल भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था बाइनरी सर्च ट्री का। जो रूट नोड होता है वो बिल्कुल बीच में होता है। रूट नोड से जो छोटी डेटा वैल्यू वाले नोड्स होते हैं वो उसके लेफ्ट में होते हैं, और रूट नोड से बड़ी डेटा वैल्यू वाले नोड्स उसके राइट में होते हैं, ये हमें पता है। जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इन ऑर्डर सीक्वेंस के लिए जो हमारा इन ऑर्डर होता है, इन ऑर्डर याद रखना है, जो हमारा इन ऑर्डर होता है वो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होगा। किस ऑर्डर में होगा, ऑलवेज इन असेंडिंग ऑर्डर। इन BST इन ऑर्डर ऑलवेज इज इन असेंडिंग ऑर्डर। इन ऑर्डर किस में होगा, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होगा। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सपोज
let us insert the key values, let us insert the key 1 2 3 up to n into a binary search tree if there are k nodes in right subtree, k nodes in right subtree of root, then what is the root, what is the root। तो हमारा रूट क्या होगा, आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। ये एग्ज़ाम यूजीसी नेट एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन सी k+1, ऑप्शन डी n-k। अब यहाँ पे क्या दिया है कि एक एक एलिमेंट्स को, एक एक की वैल्यूज़ को हमने बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट किया। टोटल कितने हैं 1 से लेके n तक। इफ़ देर आर k नोड्स इन राइट सब ट्री, k नोड्स इन राइट सब ट्री। सपोज़ हमारे जो k नोड्स हैं, हमें नहीं पता वो कितने हैं, लेकिन टोटल k नोड्स हैं जो कि राइट सब ट्री में हैं। और टोटल कितने हैं, टोटल नोड्स कितने हैं, n है, n है। तो उसने पूछा है रूट नोड कौन सा होगा, रूट नोड कौन सा होगा। तो कैसे पता चलेगा हमें, सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं, n की वैल्यू है सपोज़ 10, n की वैल्यू क्या है सपोज़ 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9 एंड 10। सपोज़ यहाँ पे टोटल 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सपोज़ हमने जो है 5 वाली जो मिडल की है उसको हमने इंसर्ट करा दिया रूट पे। कहाँ पे इंसर्ट करा दिया, रूट पे। तो k नंबर ऑफ नोड्स हैं जो कि उसके राइट में है, यानी कि ये जो 6 7 8 9 10 ये जो 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, k नंबर ऑफ नोड्स हैं, वो कहाँ पे हैं, इसके राइट में, 6 7 8 9 10। इसके लेफ्ट में पहली बात तो कौन से नोड्स होंगे, लेफ्ट में कौन से होंगे, लेफ्ट सब ट्री में 1 2 3 4 1 2 3 4, क्या यही नोड्स होंगे इसके लेफ्ट में। अब अगर हम इस आइडिया को जनरलाइज टर्म में बात करें, क्योंकि यहाँ पे k और n की फॉर्म में पूछा गया है, तो ये 5 हमारा कैसे आया है, ये क्या था, k है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n है। और ये जो k हैं ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं। तो अगर हम अब यहाँ पे रूट वैल्यू भी क्या है हमारी, रूट वैल्यू क्या है 5, यानी कि जो रूट नोड होगा वो हमारा कौन सा नोड होगा, n-k। कौन सा नोड होगा, n-k। n कितना था 10, k कितने थे 5, यानी कि 10 - 5 मीन्स 5 नंबर ऑफ नोड्स ऐसे होंगे। जो फिफ्थ नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, रूट नोड n-k। यानी कि जितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं उसमें से अगर हम राइट सब ट्री के नोड्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नेक्स्ट वैल्यू हमें मिलती है वो हमारी क्या होगी, रूट नोड। क्या होगी, रूट नोड। क्या यहाँ तक क्लियर है या किसी स्टूडेंट को डाउट है। सपोज़ यहाँ पे इसी एग्जाम्पल में सपोज़ हमने 6 को रूट नोड मान लिया, सपोज़ हमने किसको मान लिया, 6 को रूट नोड मान लिया। अब 6 के बाद कौन कौन से एलिमेंट बचे, 7 8 9 10, 7 8 9 10, यहाँ पे कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 हमारा क्या हो गया, रूट नोड। और राइट सब ट्री में कितने एलिमेंट्स हैं, k हैं। वो k कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 7 8 9 10, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो हमें बताना है रूट नोड कौन सा होगा, रूट नोड कौन सा होगा। तो कैसे पता चलेगा, n की टर्म में टोटल कितने थे, n माइनस अगर हम k करते हैं, यानी कि 10 - 4 अगर हम करते हैं तो 6, यानी कि जो 6th की वैल्यू वाला डेटा नोड होगा वो हमारा क्या होगा, रूट नोड होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी क्वेश्चन का एक और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि अगर यहीं पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया जाए कि अगर आपके पास k नोड्स हैं लेफ्ट सब ट्री में, k नोड्स इन लेफ्ट सब ट्री, k नोड्स कहाँ हैं, लेफ्ट सब ट्री में, तो रूट नोड क्या होगा, तो रूट क्या होगा। तो ये बहुत सिंपल है। अगर k नोड्स लेफ्ट सब ट्री में है, सपोज 5 नंबर ऑफ नोड्स लेफ्ट सब ट्री में है, 5 की वैल्यू क्या है, k, तो रूट नोड क्या होगा, रूट नोड हमारा क्या होता है, इनसे बड़ा होता है लेफ्ट सब ट्री से, यानी कि नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी,
रूट नोड होगी यानी कि 6, और 6 कैसे आएगा, यानी कि k+1, यानी कि k+1। अगर राइट सब ट्री के लिए निकालें तो n-k होगा। अगर हमें राइट सब ट्री के अकॉर्डिंग रूट नोड निकालना है, रूट नोड अकॉर्डिंग टू राइट सब ट्री, जो हमें ये पहला सेम क्वेश्चन दिया था, तो n-k होगा। लेकिन यहीं पे अगर हमें रूट नोड निकालना है अकॉर्डिंग टू लेफ्ट सब ट्री, कि लेफ्ट सब ट्री में k नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो रूट नोड कौन सा होगा, k+1। और अगर हमारे पास k नंबर ऑफ नोड्स राइट सब ट्री में हैं तो रूट नोड कौन सा होगा, n-k। ये क्वेश्चन बहुत बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछा गया है। सो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको के सामने इसको इलेबरेट किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का पता नहीं होता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो पूछा जाता है एवीएल ट्री से। अब एवीएल ट्री से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एवीएल होता क्या है, क्या बैलेंसिंग फैक्टर होता है, उस सब को आप खुद से पढ़ सकते हैं। बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है, हाइट बैलेंस, दैट मीन्स जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी रोटेशंस होती हैं, उन सबको आप खुद से कर सकते हैं। जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंडिंग द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन एन नॉन एम्प्टी एवीएल ट्री विद हाइट h। अगर हमारे ट्री की हाइट h है और नॉन एम्प्टी ट्री एवीएल ट्री है, यानी कि वो खाली नहीं है, तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं। इसके लिए आपको जो फॉर्मूला याद रखना है, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। मे बी इस हाइट h की जगह पे वो हाइट 5 दे के पूछ सकता है, 4 दे के पूछ सकता है, 6 दे के पूछ सकता है, 7 या 8, कुछ भी इस h हाइट की वैल्यू दे के भी आपसे पूछ सकता है। तो कैसे निकालेंगे, मैं आपको जनरलाइज फॉर्म में बता रही हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट नंबर ऑफ नोड्स इन एट 0 लेवल, यानी कि 0 हाइट पे कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे, 1। नंबर ऑफ नोड्स एट हाइट 1 कितने होंगे, 2। ये हमारे दोनों हैं बेस केस। कैसे हैं, बेस केस। ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। अब नंबर ऑफ नोड्स एट हाइट h कितने होंगे, नंबर ऑफ नोड्स एट हाइट h-1 प्लस नंबर ऑफ नोड्स एट हाइट h-2 प्लस 1। तो आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये याद रखना है। इसकी हेल्प से आपसे कुछ भी हाइट दे के पूछे, आप बहुत ईजीली आंसर तक पता लगा सकते हैं। इससे आपका क्या निकलेगा, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन एवीएल ट्री विद हाइट h। ठीक है। सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नंबर ऑफ नोड्स इन एवीएल ट्री एट हाइट 4 या 5। सपोज हाइट 5 देके आपसे नंबर ऑफ नोड्स पूछा जाए, तो 5 को कैसे निकालेंगे, आपके पास फॉर्मूला है n ऑफ h-1 प्लस n ऑफ h-2 प्लस 1। अब n की h की वैल्यू क्या है, 5-1 प्लस नंबर ऑफ नोड्स इन 5-2 प्लस 1, यानी कि यहाँ से क्या निकलेगा, 4 प्लस 3 प्लस 1। अब आपको 4 का भी नहीं पता कि 4 नोड्स अगर हमारे पास 4 हाइट है तो कितने नोड्स होंगे, या फिर 3 हाइट है तो कितने नोड्स होंगे। बस आपको कौन सा पता है, नंबर ऑफ नोड्स एट हाइट 0 और 1। तो यानी कि आपको पहले 0, 1, 2, 3 इस तरीके से आइडेंटिफाई करना होगा कि कितने नंबर ऑफ नोड्स हाइट 2 पे रहेंगे, 3 पे रहेंगे एंड देन 4 पे रहेंगे, तब आप 5 तक पहुंच सकते हैं। सो सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ नोड्स एट हाइट 2, यानी कि 2 - 1 नंबर ऑफ नोड्स एट हाइट 1 प्लस 2 - 2 नंबर ऑफ नोड्स प्लस 1। अब 1 पे कितने हैं, 2 प्लस 0 पे कितने हैं, 1 प्लस 1। 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 4 नंबर ऑफ नोड्स होंगे हाइट 2 पे। नंबर ऑफ नोड्स एट हाइट 3 पे कितने होंगे, नंबर ऑफ नोड्स एट हाइट 2 प्लस नंबर ऑफ नोड्स एट हाइट 1 प्लस 1। 2 पे कितने थे, 4 प्लस 1 पे कितने थे, 2 प्लस 1, यानी कि 7 नंबर ऑफ नोड्स होंगे एट हाइट 3। एंड देन हाइट 4 पे अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ नोड्स एट हाइट 3 प्लस नंबर ऑफ नोड्स एट हाइट 2 प्लस 1, यानी कि 7 प्लस 4 प्लस 1 12, कितने होंगे, 12। अब हम 5 नंबर ऑफ नोड्स एट हाइट 5 पे बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ नोड्स एट हाइट 4 कितने हैं, 12। 3 पे कितने हैं, 7 प्लस 1,
यानी कि टोटल 20 नंबर ऑफ नोड्स होंगे। अगर हमारी हाइट जो है 5 है तो टोटल मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स जो होंगे वो हमारे होंगे 20। मैक्सिमम का केस नहीं पूछा जाता, मैक्सिमम तो बाइनरी ट्री के केस में हमेशा 2⁻h + 1 - 1 होता है। एवीएल ट्री से यहाँ से बहुत बार मिनिमम का केस आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी भी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाते रहिए और अपना प्रिपेयर करते रहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद से रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। मेरी तरफ से जितना पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के साथ कंटेंट प्रोवाइड कराती रहूँगी, लेकिन मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार बोलते हैं मैम पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, तो जो भी मैं आप लोगों के साथ नोट शेयर करती हूँ आप उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं, या फिर क्लास देखने के बाद जो जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है, क्योंकि मैं जो है ना तो पूरा टॉपिक करा रही हूँ, मैं डायरेक्ट जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरा जो मेथड है वो सिर्फ यही है। मेरा जो मेन फोकस है आप लोगों के साथ ये 30 डेज़ क्रैश कोर्स कवर करने का, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोगों के वो कंसेप्ट्स पक्के हो पाएँ जिनसे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाना है। अब पढ़ने को तो बहुत कुछ है कंप्यूटर साइंस में, सिलेबस भी हमारा इतना बड़ा है, तो उस इतने बड़े सिलेबस में से आप कौन से टॉपिक को पढ़ें, और उस टॉपिक को पढ़ने के लिए भी अब इतना सारा कंटेंट मिलेगा आपको। आप गूगल सर्च करो, एक ही टॉपिक से आपको पता नहीं हजारों ढेरों पीडीएफ मिलेंगी कि ये पढ़ सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको मैं जो टॉपिक्स करा रही हूँ वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स के रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को बिल्कुल याद रख लेना। ये पॉइंट्स, ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी भी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।